इंटर स्टूडियो। ठीक। चले। नमस्कार, मैं रामजी यादव। आप देख रहे हैं गांव के लोग। आज नमस्कार। मनुस्मृति दहन दिवस है। 92 साल पहले आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके मित्र सहस्त्रबुद्धे ने कुछ और साथियों के साथ मिलकर मनुस्मृति का दहन किया था। इसका मतलब एक किताब का मात्र जलाना नहीं था, बल्कि एक तरह से कहिए कि इस किताब के बहाने उन्होंने मानवाधिकार की नींव डाली। उन्होंने एक ऐसी किताब जो कि पूरी मनुष्य जाति को वो एक माने उसको नीच साबित करती है, उसको उसकी मानवीयता को, उसके पूरे वजूद को, उसके पूरे सम्मान को वो गर्त में डालती है। वो किताब, उस किताब को जलाकर बाबा साहब ने मानवाधिकार की नींव रखी। आज हम उस पर बातचीत के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे जो साथी अभी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर लता प्रतिभा मधुकर, जो कि हमारे सामने हैं। ये महाराष्ट्र से हैं और पर्यावरण कार्यकर्ता के तौर पर, लेखिका के तौर पर, शोधकर्ता के तौर पर इन्होंने बहुत काम किया है। पूरे महाराष्ट्र की स्त्रियों ने, जो दूर-दराज के इलाकों में बसती हैं, जिन पे लगभग शहरी लोगों की नज़रें नहीं जाती, उन लोगों को भी ये कनेक्ट करती हैं, उन लोगों के जीवन के बारे में, उनके काम के बारे में बातचीत करती हैं। इनका बहुत बड़ा काम है और लगातार वे कर रही हैं। और उसके साथ ही हमारे सामने शूद्र एकता मंच के संयोजक और बहुत प्रखर वक्ता शूद्र शिवशंकर सिंह यादव मुंबई से जुड़ चुके हैं। और दलित साहित्य के प्रख्यात आलोचक, कवि और संपादक डॉक्टर एन सिंह भी जुड़ने वाले हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, विचारक विद्याभूषण रावत जुड़ने वाले हैं। और इसके साथ ही दलित कवित्री, कथाकार और दलित लेखक संघ की अध्यक्ष अनीता भारती भी जुड़ने वाली हैं। तो हम अभी साथी जुड़ते जाएंगे, कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा। हम सबसे पहले निवेदन यही करेंगे कि 10 मिनट में साथी लोग अपना वक्तव्य समाप्त करेंगे, अपनी बात रखेंगे। और बेहतर हो कि 5-5 मिनट के 2 चक्र में बातचीत करें, ताकि अधिक से अधिक विचार यहाँ आए और अच्छा विमर्श हो। तो हम ये देख रहे हैं, आज जैसी स्थिति है कि अभी आप देखिए कि लगातार ऐसा लग रहा है कि फासिज्म का जो जमाना है वो बढ़ रहा है तेजी के साथ आगे। और मनुस्मृति की मान्यताओं को समाज के व्यवहार में उतारने की कोशिश की जा रही है। सत्ता के द्वारा संरक्षित तमाम सारे गुंडे और लफंगों की जो जमातें हैं, वह ऐसी फासिस्ट संगठनों के रूप में जो इकट्ठा हुए हैं, जो मंदिरों और मठों में और दूसरी जगहों पर सक्रिय हैं, उन सारे लोगों ने खुलकर एक धार्मिक स्तर पर पहले उन्होंने एक विभेद पैदा करने की कोशिश की है। लोगों के मन में एक नफरत की भावना और हेट स्पीच दे रहे हैं। लगातार वे लोगों के दिमाग में ये बात भर रहे हैं कि उनको मुसलमानों से खतरा है, उनको अल्पसंख्यकों से खतरा है। लेकिन वस्तुतः वे ऐसा खतरा इसलिए व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस भय के बहकावे में आकर जो यहाँ का बहुजन समाज है, जो अपने मानवाधिकार के लिए, अपनी मानवीय गरिमा के लिए संघर्ष कर रहा है लगातार, वह बहकावे में आकर उनको फिर से सत्ता में शामिल करेगा। वो कुर्सी पर बैठेंगे और अपने मन का सारा कुछ करेंगे। जो हम लोगों ने देखा, तमाम सारी जो जातीय तरीके से, जो जातिवादी तरीके से जो काम निर्धारित थे, जो संबोधन निर्धारित थे, उस तरह की चीजों को फिर से रिवाइव करने की कुत्सित कोशिश की जा रही है। यह अलग बात है कि अंतर्विरोध बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और यह अंतर्विरोध ही हमारी ताकत है कि हम किस तरीके से इन तमाम सारी स्थितियों में उनसे लड़ सकते हैं। तो ऐसे में हमारे सामने एक सवाल उठता है कि क्या ऐसा समय आ रहा है जिसमें मनुस्मृति जैसा काला ग्रंथ, काले कानून का जो संग्रह है, वो व्यावहारिक रूप से लागू करने की कोशिश की जा रही है। मनुष्यों के बीच में न केवल नफरत की भावना पैदा की जा रही है, बल्कि उनको
एक कहिए कि समाज को वर्णों में, वर्गों में और जातियों में बांटने, विभाजित करने और फिर से इस आधार पर सत्ता हासिल करने की कोशिश उनकी चल रही है। इस पूरी स्थिति को देखते हुए मैं नागपुर में जन्मी और पली बढ़ी डॉक्टर लता मधुकर से, प्रतिभा मधुकर जी से चाहूंगा कि वे बताएं कि जहां उनका बचपन बीता नागपुर, वो आरएसएस का भी गढ़ रहा है और बाबा साहब का भी माने की कर्मस्थली रही है। वहां उन्होंने माने बहुत काम किया। तो ये दो अंतर विरोध किस तरीके से इतना माने चलते रहे ऐसे कि क्रमशः जो है वो आज भी वो लड़ाई जारी है। उन्होंने जो देखा वहां और वहां का जो अभी परिदृश्य है, आज आप देखिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार जब थी तो मैंने नागपुर थी। तो ऐसे अपने अनुभव वो शेयर करें, लता प्रतिभा मधुकर जी। हाँ, अब मैं बहुत बहुत आभारी हूँ रामजी यादव जी, जो गांव के लोग के आप संपादक भी हो, और बहुत दिनों से चाहती थी कि आपको ऐसे मंच पर मिलूं और आपसे बात हो रही है आज, तो बहुत खुशी है। सबसे पहले सारे दर्शकों को और आपको मैं जिंदाबाद कहती हूँ, जय भीम कहती हूँ, जय ज्योति जय सावित्री कहती हूँ। और विद्याभूषण जी भी जुड़े हैं अभी, और शिवशंकर जी है जो खुद को शूद्र कहते हैं और उनकी भूमिका है। मैं भी एक शूद्र जाति में जन्मी और जात तोड़ो आंदोलन में लगातार रही। हालांकि जब आपने मुझे सवाल पूछा है कि नागपुर के परिदृश्य में आप अपनी बात रखें, हाँ, मेरा जन्म नागपुर में हुआ। नागपुर आरएसएस वालों का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहां एक बहुत भव्य दिव्य तरीके की एक बहुत बड़ी वास्तु है, वो है दीक्षा भूमि। और वो दीक्षा भूमि होने के कारण एक बहुत मजेदार बात यह है कि जहां बस्तियां दलितों की, बहुजनों की है, उन बस्तियों के पास रेशीम बाग में संघ का कार्यालय है, आरएसएस का। और जहां बहुत उच्च विद्या विभूषित, या जिसको कहा जाएगा कि हमारे यहाँ नागपुर में कहते थे कि पुल के यानी ब्रिज के इस पार और ब्रिज के उस पार, तो ब्रिज के इस पार जो पुरानी बस्तियां थी, जो बहुत सारे अलग अलग तबके के दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक ऐसे रहने वाले जो लोग थे, वहां आरएसएस का गढ़ है, वहां आरएसएस की बिल्डिंग है। और महल नाम का एक एरिया था, वहां और अगर दीक्षा भूमि को आप देखेंगे तो दीक्षा भूमि पूरे जहां एकदम बहुत बड़े बड़े लोगों के बंगले हैं, जहां एकदम उच्च विद्या विभूषित या उच्च वर्णीय लोग रहते हैं, वहां दीक्षा भूमि है। तो देखो, दोनों इस तरीके की विसंगतियां हैं कि जब बाबा साहेब वहां गए, तब बाबा साहेब ने दीक्षा लेने के लिए जिस भूमि को स्वीकार किया, तो उनका ये मतलब था कि वो सारी की सारी पुल के उस पार रहने वाली, जो हमेशा जिनको शोषित वंचित तबके की बस्तियां थी, वो सारी बस्तियों को नए सरोकार में, नई दृष्टि में, नए परिवेश में और एक प्रगत या वातावरण में लाने की बात थी। अब ये दो गढ़ तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ पूरे विषमता निर्मूलन का एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां चलता रहा। उतना ही नहीं तो नागपुर के पास ही वर्धा है, पवनार है, तो गांधी की भी भूमि है। तो 3 तरीके की चीजें वहां होने के बाद भी मनुस्मृति दहन के लिए अब लोगों को रास्ते पर आना पड़ा है। कल ही मेरी बहुत सारी दोस्त रास्ते पर आई, आज उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि वहां की ही एक जो लड़की उस समय जब 1996 में हमने तय किया, उसमें मैं भी थी, एक पूरा गुट बाहर निकला। और आज का दिन है मनुस्मृति दहन दिन भी। मैं आप सबको जैसे मेरी क्रिसमस की शुभकामनाएं देती हूँ, उसी तरीके से 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था महाड़ में। उसको लेकर हम सारी महिलाओं ने महाराष्ट्र में खास तौर पे ये अगुवाई की कि इस दिन को भारतीय स्त्री मुक्ति दिन कहलाया जाए। और भारतीय स्त्री मुक्ति दिन कहलाने के लिए जो लड़की बाहर निकली थी, वो चंद्रपुर की थी, वो आयुर्वेद की डॉक्टर है, डॉक्टर प्रमिला लीला संपत। आज मेरे प्रोग्राम में वो बात भी करेगी। तो उन्होंने अगुवाई की और हमारे साथ आकर मिलकर हम सब ने, महाराष्ट्र की सारी स्त्री संगठनों ने मिलकर
ये तय किया कि भारतीय स्त्री मुक्ति दिन को डिक्लेयर करना चाहिए जब मनुस्मृति दहन हुआ है। तो मनुस्मृति दहन होना यानी हम एक पूरी संस्कृति का विलय होना, जो संस्कृति शोषण और असमानता और विषमता पे आधारित थी। और इसलिए सारी महिलाओं ने आकर प्रतीकात्मक तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के पास महाड़ में जाकर हम सब ने 1996 में 25 दिसंबर को मनुस्मृति का दहन किया और हमने कहा शूद्राति शूद्र और सारी जातियों में जन्मी महिलाओं के लिए आज एक विमुक्त होने का, मुक्त होने का दिन है और वो है मनुस्मृति दहन दिन 25 दिसंबर। और ये 1997 में यानी बिल्कुल बराबर 50 साल बाद नहीं 70 साल बाद 70 साल बाद हमने ये शिरकत की और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ऐसे आदरांजलि भी अर्पित की और हम सब ने प्रतिबद्धता व्यक्त की कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन हो सकता है, लेकिन भारतीय महिलाओं के मुक्ति का दिन वही हो सकता है जब मनुस्मृति का दहन होगा। मैं यहाँ रुकती हूँ क्योंकि बाकी सब है, लेकिन इस दिन का औचित्य करके आपने जो आज ये चर्चा का आयोजन किया उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई भी देती हूँ और सबको फिर से एक बार पहले चक्र के लिए शुक्रिया प्रतिभा जी। मनुस्मृति को जिस संदर्भ में, जिस बुरे संदर्भ में भारत में जो बहुजन याद करता है वह है शूद्रों के खिलाफ उसकी षड्यंत्रकारी भूमिका, उनके खिलाफ तमाम तरह के कानूनों का जो ऐसा कानून जो एक ऐसी सत्ता जो संविधान के विरोध में जो उससे पहले थी, मैंने शूद्रों के खिलाफ आपका संपर्क जी भाई, आपकी आवाज, आपका कनेक्टिविटी का कुछ समस्या आ रही है, आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मनुस्मृति को हम दो रूपों में देखते हैं, स्त्रियों के प्रति आपराधिक षड्यंत्र की कृति के रूप में और शूद्रों के आपराधिक षड्यंत्र की किताब के रूप में, और दोनों की ही मुक्ति इस किताब के नष्ट होने में है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1927 में 25 दिसंबर को उसका दहन किया तो उसके पीछे यह था कि यह मनुष्यों के मौलिक अधिकार, जो जिंदा होने के अधिकार से भी ज्यादा सम्मान का अधिकार और बराबरी का अधिकार, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी का गुलाम नहीं है, न कोई किसी को गुलाम बन सकता है, न कोई किसी का गुलाम हो सकता है, इसकी शुरुआत का दिन था है। इस रूप में हम देखते हैं कि मनुस्मृति दिवस का महत्व बहुजनों के लिए बहुत बड़ा महत्व का दिन है और अभी उनके सामने वे सारे के सारे सवाल अनसुलझे भी हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि रिवर्स गियर में तमाम सारी चीजें चली जा रही हैं, तमाम सारे लोग उस जाति व्यवस्था को अपने कंधों पर लिए हुए हैं। जैसे आप देखिए कि ओबीसी की बहुत सारी जातियां अपने को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, अपने को क्षत्रिय साबित करने के लिए वो लगातार काम कर रही हैं, और शूद्रों के प्रति उनकी नफरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे बीच में मौजूद शूद्र शिवशंकर सिंह यादव ने जब अपने नाम के आगे शूद्र लगाया तो सारी की सारी यादव बिरादरी जो है उसमें से ज्यादातर लोगों ने इनको खुलेआम गालियां दी, और जैसे लगा कि अगर उनके हाथ में यह कानून होता कि इनको फांसी पर चढ़ाया जा सकता है तो इनको फांसी पर भी चढ़ा सकते थे। जब मैंने शिवशंकर जी से ये पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया कि अपने नाम के आगे शूद्र लगाया, तो उन्होंने जो बात कही वो बहुत मार्मिक बात है। वो बात यह थी कि मैं उन लोगों की पीड़ा को महसूस करना चाहता था और मेरे जो हमारे समाज के लोग हैं, जिस जात में मैं पैदा हुआ, उस समाज के जो लोग हैं वो मेरे साथ कितनी घृणा का बर्ताव करते हैं, यह देखने के बाद मुझे एहसास होता है कि जो सदियों से जो शूद्र रहे हैं, जिनको छूना और जिनके साथ बराबरी का बर्ताव करना कभी संभव नहीं हुआ, वो कैसा उनको लगता होगा। तो मैं उनकी पीड़ा को समझने के लिए मैंने ऐसा किया। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो थोड़ा ज्यादा व्यापक संदर्भों की मांग करता, हालांकि इस बात से पूरी तरह मैं सहमत नहीं हूं कि नाम के आगे शूद्र लगाकर ही आंदोलन किया जा सकता, लेकिन उन्होंने एक बड़ी पहल कदमी की है और वे लगातार समाज के बीच में जा रहे हैं
और वे लोगों से ये कह रहे हैं कि संविधान एक ऐसा अनिवार्य हथियार है आपके सामने जिसके बगैर आप कोई भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ नहीं सकते और जीत नहीं सकते। मैं शिवशंकर जी को चाहूंगा कि वे इस अनुभव को जो उन्होंने अपने आंदोलन शूद्र एकता मंच के जरिए से शुरू किया उसके क्या अनुभव थे, और यह भी कि वे लोगों के बीच में लगातार जा रहे हैं, जिस तरीके की गालियां मिल रही, जिस तरीके का अपमान इनको झेलना पड़ रहा, फिर भी आंदोलन चला रहे हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि लोग फिर से मनुस्मृति को अपने भीतर शिवशंकर जी? हाँ, हेलो। सबसे पहले तो गांव के लोग चैनल को साथ साथ राम जी यादव जी को शुक्रिया और धन्यवाद, और साथ में सभी सहभागियों को भी मेरे तरफ से जय भीम। आपने जो आज मनुस्मृति दहन के दिन जो आप विषय आपने रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या आज हम 70 साल स्वतंत्रता के बाद भी फिर से हम मनुस्मृति के दौड़ में गुजरने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा आपने सब्जेक्ट रखा है, इसलिए आपको फिर से शुक्रिया और धन्यवाद। देखिए, मैं भी अनुभव कर रहा हूँ, आपका जो विषय है एकदम सार्थक है इस चीज के लिए कि जब से सरकार आई है करीब करीब 7 सालों से, ये मनुस्मृति तो अब सभी लोग आजकल जान गए हैं कि उसका मेन मकसद है एक इंसान को जो है कम से कम जो ज्यादातर मेजॉरिटी में है उसको किसी भी तरह से हर तरह से जो है उपमंडूक, बेवकूफ, अशिक्षा, नादान, लाचार, बेसहारा बना करके, और कुछ लोग उनके ऊपर शासन प्रशासन करके उनको शिक्षा से, संपत्ति से, शस्त्र से वंचित करके, और एक वंचित करके अपने को शासन प्रशासन चलाते हुए अय्याशी और बिना कुछ किए आराम से जिंदगी बताने का एक उन्होंने षड्यंत्र रचा था मनुस्मृति में जो धीरे धीरे बहुत कुछ तो उसके काले कानूनों को मुगलों में छुड़ाना बंद किया, कानून बना के। इसके बाद अंग्रेजों ने तो बहुत कुछ उसको ध्वस्त किया, तरह तरह के एक्ट लगा करके। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान के बाद जो है आर्टिकल 13 से द्वारा और सच बात तो आर्टिकल 51 के द्वारा टोटल पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, ये 2 आर्टिकल के माध्यम से। लेकिन बहुत कुछ सुधार हो रहा था। कांग्रेस ने सच कहे तो जानबूझ करके इतने सालों में कभी संविधान को लागू नहीं किया, और मनुस्मृति के एक पिछले बैकडोर से धीरे धीरे उसी चीज को लेकर के आ रही थी, मिक्स करके। उसने पूरा ईमानदारी से संविधान तो लागू नहीं, पूरा ईमानदारी से संविधान लागू किया होता तो आज भाजपा का कभी भी किसी भी तरह से आज उसके आने का कोई मतलब रास्ता ही नहीं मिलता। कांग्रेस की देन है कि भाजपा शासन प्रशासन में आ गई है। मैं देख रहा हूँ सबसे बड़ी चीज मनुस्मृति से जो सबसे बड़ा उसका कानून है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को कायम रखना। देखिए, ब्राह्मणवाद सिर्फ एक ऐसा लॉजिक है कि ब्राह्मणवाद सिर्फ ब्राह्मण पर ही लागू नहीं होता। जो इंसान हिंदू धर्म में अपने आप को जात से उच्च समझता है और दूसरों को नीच समझता है वो ब्राह्मणवादी होता है। ब्राह्मणवाद कही है कि जातियों में अपने आप को श्रेष्ठ समझना, दूसरे को नीच समझना, ही ब्राह्मणवाद है। और यही हिंदू धर्म की आत्मा है। हिंदू धर्म की ये आत्मा है, जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा हिंदू धर्म का। तो इस आत्मा को बनाए रखने की कोशिश बार बार जो सरकार कर रही है। ब्राह्मण और ब्राह्मण को वर्चस्व मतलब पैदाइशी ब्राह्मण के वर्चस्व को ऊंचा रखा जाए और ब्राह्मणवाद को जिंदा रखा जाए। इसके लिए आपको एक उदाहरण देता हूं। उन्होंने बड़े षड्यंत्र के तहत ऐसे ब्राह्मणवाद में और मनुस्मृति एक है कि खष्ट क्षत्रिय, खष्ट ब्राह्मण, उच्चता शस्त्र क्षत्रिय। 6 साल का ब्राह्मण का लड़का 60 साल के क्षत्रिय से उच्च है। तो इस मानसिकता को देखते हुए मैं देख रहा हूं कि इन्होंने जो सरकार आई है ये टोटल 100% उसी रास्ते पर जा रही है। सबसे पहले तो इन्होंने एक दलित को चाहे शूद्र को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। राष्ट्रपति बनाने के बाद उन्होंने यहां तक किया कि एक
अब सोच सकते हैं कि हमारा फर्स्ट नागरिक राष्ट्रपति है, उसको कहा जाता है कि तुम ब्राह्मण के पैर छुओ। इस लॉजिक को आप समझिए कि ये उसी रास्ते पर जाने की बात है कि ब्राह्मण को पैदाइशी उच्च माना गया, मान करके एक राष्ट्रपति को कहा जाए तुम ब्राह्मण के पैर छुओ, और मंदिर में भी जाने के लिए उसको अपमानित किया जा रहा है। तो ये लॉजिक है कि शूद्र को चाहे दलित को जो है ब्राह्मण से कितना भी ऊंचा हो जाएगा। तो दोहा है ना कि कितना भी अगर शूद्र विद्वान है तो वो पूजनीय नहीं है, लेकिन ब्राह्मण कितना भी अगर मतलब अपाहिज है, कुछ भी है तो पूजनीय है। उसी आधार पर राष्ट्रपति से जो है ब्राह्मण का पैर छुआने और मंदिर में जाकर उसको इज्जत करने का सिलसिला है। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि ये अंधविश्वास और पाखंड पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। एक गाय है, गाय को उन्होंने माता बना करके पूजनीय बना दिया है। नदी है, गंगा माई को इन्होंने पवित्र बना करके, क्या है कि गंगा माई को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक हजारों जगह पर, शहरों में जगह जगह इन्होंने एक तीर्थ धाम बना करके वहां कुछ अय्याशी करने के लिए और अपने रोजगार के लिए, खाने पीने का जुगाड़ करने के लिए तीर्थ का धाम बना रखा है। इससे उनको रोजी रोटी जो है ब्राह्मणों को मिलती है। तो उसको भी जिंदा करने के लिए इन्होंने बड़े पैमाने पर कुंभ के मेले में देखा कि 400-500 करोड़ तक खर्च करके उस पर जो है सरकार खर्च कर रही है। जो कांवड़ यात्रा है उस पर जो है हवाई जहाज से फूलों की वर्षा की जा रही है। ये टोटल अंधविश्वास और पाखंड के ऊपर जो है ज्यादा ये सरकार ध्यान दे रही है। दूसरी बात कि शिक्षा का देख लीजिए, कहते हैं ना कि शिक्षा संपत्ति और सब से इनको वंचित करना। शिक्षा जो है तो खैर कोरोना काल से सभी स्कूल कॉलेज बंद हो गए, उसके साथ साथ ही जो जितने भी कम से कम कांग्रेस ने जो प्रावधान दिया था उसको ही मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे ध्वस्त करते जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन शिक्षा करने जा रहे हैं, इवन हायर एजुकेशन को स्वायत्त बना करके और कॉस्टली कर दे रहे हैं कि गरीब जो है, ज्यादातर गरीब तो शूद्र ही परिवार है, तो ये लोग वहां पर पहुंच न पाए और पढ़ाई न कर पाए, इसलिए शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। शस्त्र का तो खैर लोकतंत्र होने के नाते शस्त्र रखने का तो उतना हम तो नहीं समझते कि कारगर है और लाभिक भी नहीं है, क्योंकि शस्त्र का काम तो हमारी सेना और पुलिस करने वाली है। दूसरी बात रही संपत्ति का, संपत्ति पर ही देख रहा हूँ कि आपके जितने भी आप प्रोजेक्ट हैं व्यवसाय के रूप में, चाहे आर्थिक रूप में, चाहे लोगों को समाज के आगे ले जाने के लिए छोटे छोटे कारखाने जो सरकार जो है तरह तरह करके जो उनको रोजगार के रूप में दान दे, मतलब ऋण दे रही थी, कर्ज दे रही थी कि आप व्यापार करो आगे बढ़ो। देखता उस पर टोटल अंकुश लग गया है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को ही लोन और पैसा और धन दिया जा रहा है और उनको बड़े ये व्यापार को भी एकदम संकुचित करके कुछ लोग को ही लिमिट कर दे रहे हैं। बड़े बड़े आपके ये माल आ रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी आ रहे हैं, तो छोटे मोटे जितने भी काम करने वाले थे, धन संपत्ति लगाने वाले थे, उन पर भी रोक लगा रहे हैं। शिक्षा से आपको नौकरियों में आप देख रहे हैं कि कितनी धांधली हो रही है। इंटरव्यू में जो है, जो भी अगर शूद्र का लड़का जाता है तो उसको अगर वो रिटर्न में अगर मेरिट में अच्छा नंबर लाया है, अगर 70-80% लाया है तो उसको 10-12% मतलब साक्षात्कार में नंबर कम देखा तो उसको किसी तरह से पीछे धकेलने की कोशिश बड़ी जोरों से, बड़ी तेजी से आए दिन मीडिया में प्रकाशित हो रहा है। हमें आपको देखने को भी मिल रहा है नौकरियों में किस तरह से धंधागली करने आपके सामने है। तो टोटल ये सरकार जब से आई है तब से ये मनुष्य टोटल मनुस्मृति में काम कर रही है। इसमें कहीं भी नहीं लगता है कि संविधान के दायरे में काम कर रही है। अगर संविधान के दायरे में प्रमाण देता हूं कि संविधान अगर सही में आर्टिकल 13 लागू हो जाए तो जो स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद सच कहिए तो हमारे देश में जितने भी परंपराएं थी, विधि विधान थे, शादी विवाह, रीति रिवाज, संस्कार, त्योहार, अगर ऊंच नीच छूआछूत भेदभाव की भावना से संबंधित है उसको तुरंत ध्वस्त कर दिया गया आर्टिकल 13 के माध्यम से। लेकिन नहीं, टोटल उसको लागू अभी भी चालू है। सुबह सुबह टीवी खोलिए, देखिए 10 बाबा आते हैं, कोई आखिरी बताता है, कोई बताता है, कोई आपका भूख बताता है, तरह तरह के बाबा आके ढोंग पाखंड फैला रहे हैं।
साथ साथ जो है आप ये सीरियल देख लीजिए, टोटल सीरियल में कहीं भी ऐसा सीरियल नहीं होगा जिसमें कि वो पाखंड, झूठ और यहाँ तक कि तरह तरह के जो है अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार जो है औरतों में, स्त्रियों में झगड़े मतलब हर तरह के, क्योंकि वैज्ञानिक सोच तो कहीं है ही नहीं। वैज्ञानिक सोच की तरफ तो ये सरकार जाने की सोच ही नहीं रही है। इसे तो लगता है विज्ञान इसको पता ही नहीं है कि विज्ञान क्या होता है, वैज्ञानिक सोच क्या है। वैज्ञानिक सोच की परिभाषा तक इस सरकार को नहीं मालूम। आर्टिकल 51 कहता है कि हर स्टेट को, हर सेंट्रल गवर्नमेंट को, इधर हर नागरिक को, हर इंसान के अंदर वैज्ञानिक प्रवृत्ति पैदा करने की प्रवृत्ति पैदा करना है। कहाँ कर रही है सरकार? लेकिन चारों पर हमारे स्कूली बच्चों को प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल तक अंधविश्वास शासन पढ़ाया जा रहा है। वैज्ञानिक सोच तो कहीं नहीं नजर आ रहा। अगर वैज्ञानिक सोच अगर लागू हो जाए तो हमारे यहाँ जो हिंदू है ना, ब्राह्मण शादी कराता है तो शादी नहीं करा सकता। शादी तो ऊंच नीच की भावना से तो तुरंत अरेस्ट हो जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि अगर मान लीजिए कि आप शादी किसी भी धर्म से कराते हो, लेकिन तलाक के लिए कोर्ट में जाती है तो कोर्ट की ही मान्यता है ना, इसलिए शादी भी सिर्फ कोर्ट से ही मान्यता है। लेकिन नहीं, हमारे देश में संविधान नहीं लागू है, इसलिए किसी भी तरह से कोई भी कुछ नहीं कर रहा, पूरे संस्कार को ले चल रहा। और वही पुराना जो मनुस्मृति का जो रूल था, कानून था, थोड़ा सा धीरे कम करके उसी को अभी तक चलाया जा रहा है। तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आपने जो है अच्छा टॉपिक छोड़ दिया, शुक्रिया, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद शिवशंकर जी। आपने एक बहुत अच्छी बात की तरफ इशारा किया कि सत्ता जिस तरीके से चाह रही है, जो चीजें कर रही है, उसके तमाम सारे उपाय और उसके अनुषंगिक संगठन जो उसके संरक्षण में है वो भी कर रहे हैं। और सत्ता तो कर ही रही। सत्ता तो देखिए आप, मंत्री, कितने मंत्री हैं जिन्होंने कहा कि हम संविधान बदलने के लिए आए, और संविधान में बदलाव की बहुत सारी कोशिशें संसद में हुई। लेकिन एक मनुवाद ऐसा भी है जो चारों तरफ जीवित है और एक मनुस्मृति हर जगह लागू है। इसका अनुभव मुझे एक बार विद्या भाई, यहाँ सुपरिचित व्यक्तित्व हैं हमारे सबके बीच में, हमारे पुराने मित्र हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत प्रखर विद्वान हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज के बीच में काम किया है जो एकदम मार्जिनलाइज कह सकते हैं, जो बहिष्कृत समाज कह सकते हैं, अंत्यज। वहां पर भी जिस तरह के अनुभव उनको हुए, एक बार उन्होंने बताया कि एक बस्ती में, डोम बस्ती में, मुसहरों की बस्ती से पानी, उत्तर प्रदेश में मुसहर जो चूहा पकड़ने वाली माउस कैचर जाती है उसको कहते हैं, तो हैंडपंप मुसहरों की बस्ती में लगा हुआ था। और एक दिन कुछ ऐसे कारणों से कोई वहां पर था नहीं और हैंडपंप से वे पानी देते थे और डोम जाति के लोग अपनी बाल्टी में पानी लेकर जाते थे, वो हैंडपंप चला नहीं सकते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनको दिन भर पानी नहीं मिला और बच्चे भी प्यास के मारे बिलबिला गए। दूसरी जगहों से उन्होंने किसी तरीके से पानी का इंतजाम किया। जहां विद्या भाई काम करते थे तब इन्होंने इस आश्चर्य की तरफ जाने की कोशिश की कि क्या ऐसा है हमारे ही देश में, एक ही जगह पर, एक ही बहिष्कृत समुदाय के बीच में, एक ही जगह पर रहने वाले दो बहिष्कृत जातियों के बीच में इस तरह के अंतर्विरोध है क्या? तो पता लगा कि मुसहर जाति के लोग भी डोमों से अपने आप को ऊंचा समझते हैं। तो एक मनुवाद जो है, जो किताब के जरिए से हमारे ऊपर थोपा जाता है, एक मनुस्मृति किताब है, और दूसरी मनुस्मृति हमारे व्यवहार में लगातार बनी हुई है। और मुझे लगता है विद्याभूषण रावत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के बहुत सारे हिस्सों में गए और उन्होंने इस चीज को बहुत बारीकी से देखा, परखा और उसका अध्ययन किया। मैं उन्हें चाहूंगा कि वे इस संदर्भ में अपनी बात रखें कि क्या वास्तव में वे चीजें जो समाज के भीतर विद्यमान हैं और जो सत्ता जिस तरीके से हमारे ऊपर उन्हीं चीजों को थोप रही है, उन्हीं का लाभ उठाते हुए वो बढ़त लिए हुए है, वो क्या स्थिति है, उसको किस तरीके से देखे जाने की जरूरत है? विद्या भाई। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी भाई। सबसे पहले तो सभी को जय भीम, और स्त्री मुक्ति दिवस पर लता जी ने बहुत अच्छा रिमाइंड कराया, उसकी शुभकामनाएं, क्योंकि आज का दिन स्त्री मुक्ति दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और ये सब लोग जो लता जी और ऐसे महिला साथी है, उन लोगों ने तो उसको शुरुआत किया। तो और महाराष्ट्र में इसका बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, वो उत्तर भारत की तरफ अभी आना चाहिए, अभी पहुंचा नहीं है उस तरीके से, लेकिन आना चाहिए।
और ये बात बिल्कुल इस संदर्भ में जो अंतर विरोध की जो बात है वो हमारे समाज में बहुत हम लोग कभी भी जो है ब्राह्मणवाद करते करते जो है, जैसे शिव शंकर जी ने कहा कि, और कल भी हम जब चर्चा कर रहे थे, तो ब्राह्मणवाद कोई ब्राह्मणों के जरिए नहीं होना, अभी तो वो जो है वो शूद्रों के कंधे पे रख के तैयार हो रहा है। और ये हमने बहुत बहुत जगहों पे देखा है। देखिए एक जो पूरा 1927 की घटनाक्रम है, जो बाबा साहब ने कैसे इसको जलाया, उसको भी समझने की जरूरत है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और भी बात कर रहा था कि वैचारिकी की क्यों जरूरत है आज के तौर पे, और क्यों जो राजनीति है वो केवल गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी का साधन नहीं हो सकता है, विचार का भी एक है, आपकी वैचारिक प्रतिबद्धताओं का सवाल भी है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि राजनीति को अगर हम जो है पॉलिटिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि आज की राजनीति में जो है मैनेजमेंट का सिस्टम है, हर एक को एक अमर सिंह चाहिए, हर एक को एक प्रमोद महाजन चाहिए, अरुण जेटली चाहिए, एक मिश्रा जी चाहिए, वो जो मैनेज करने वाले लोग हैं वैसे पॉलिटिक्स में चाहिए। आज की डेट पे नरेंद्र देव नहीं चाहिए किसी को, और आज अगर लोहिया होते शायद वो भी परेशान हो जाते अपने आप में। तो मैं जो 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में हुआ उसको भी आप समझ लीजिए, उसकी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखिए कि जो बहिष्कृत हितकारिणी महासभा थी, जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी, उसका कार्यक्रम होता है। और कार्यक्रम जो है, ये सत्याग्रह पहले मार्च में हुआ था, जिसमें महिलाओं का, जिसमें पानी के सवाल पे पूरा सत्याग्रह 2 दिन का हुआ था। और जब वो सत्याग्रह में पानी चावदार तालाब में लेके बाबा साहब अम्बेडकर और लोग गए, और उसके बाद वहां पर एक थोड़ा सी विद्रोह की स्थिति हुई और उसको चुनौती दी गई हाई कोर्ट में, और बाबा साहब ने वो मुकदमा लड़ा 10 साल। 1927 में तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने उसको अलाउ कर दिया था, लेकिन असल में उसको लागू करने के लिए 1937 तक का इंतजार करना पड़ा। और ये जब म्यूनिसिपैलिटी ने अलाउ किया था, तो महाड़ की जो म्यूनिसिपैलिटी थे उसके जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन, वो थे सुरेंद्र नाथ टिप्पणीस। और ये समझ लीजिए कि महाड़ में जो बाबा साहब के अन्य साथी थे, अपार्ट फ्रॉम की जो दलित समुदाय से थे, बहुत सारे बड़े चित्पावन ब्राह्मण समुदाय से भी थे। तो जैसे टिप्पणीस हो गए और सहस्त्र बुद्धे हो गए। और आप समझ लीजिए कि जीएन सहस्त्र बुद्धे ने जो है ये प्रस्ताव रखा, और ये प्रस्ताव उन्होंने जो है मीटिंग में रखा। मनुस्मृति जलाने को प्रस्ताव जो है एक ब्राह्मण के जरिए आया, वो भी चित्पावन ब्राह्मण के जरिए। और वो कहते हैं, इवन दो आई एम ए ब्राह्मण, यद्यपि मैं एक ब्राह्मण हूं, आई कंडेम द डॉक्ट्रिन्स ऑफ मनुस्मृति, मैं मनुस्मृति के पूरे सिद्धांत की निंदा करता हूं। इट इज द सिंबल ऑफ नॉट ऑफ रिलीजन, ये कोई धर्म का सिंबल नहीं है, बल्कि ऑफ इनइक्वलिटी है, असमानता का ये एक स्रोत है, क्रूएलिटी है, क्रूरता का है, और इनजस्टिस है, अन्याय का है। उन्होंने मतलब मनुस्मृति को सहस्त्र बुद्धे चित्पावन ब्राह्मण जो है वो कह रहे हैं अन्याय, असमानता और क्रूरता का ये स्रोत है। और आई मूव ए रेजोल्यूशन, मैं इस प्रस्ताव को ला रहा हूं यहाँ पर इस समिति के सामने, टू मनुस्मृति जो जनरेशन से, पीढ़ियों से जो है हमारी जो है सफरिंग्स का, हमारी पीड़ा का कारण है, उसको जो है उसको पब्लिकली जलाना चाहिए, यानी कि जनता के सामने जलाना चाहिए। ये प्रस्ताव सहस्त्र बुद्धे मीटिंग में रखते हैं। और बाबा साहब के जो दूसरे क्लोज वहां पर उनके एसोसिएट थे पीएन राजभोज, वो राजभोज जी उसको अनुमोदित करते हैं। और तब उसके बाद जो है वहां पर एक बड़ा वो बनता है, और जिसपे जो है ये मनुस्मृति रखी जाती है। और सहस्त्र बुद्धे और उनके राजभोज जी और लोग, यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में जो एसोसिएट थे ब्राह्मण भी थे, ऐसा नहीं था कि उनके साथ में ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन वो डी ब्राह्मणाइज हो चुके थे, वो अपने आप को पूरी तरह से आंदोलन के प्रति समर्पित थे। अब आइए उत्तर प्रदेश में आज के दौर में आपको कैसे ब्राह्मण चाहिए?
जो अपनी बिरादरी के साथ आपको ला सके। इसीलिए आपको परशुराम का मंदिर बनाने का वादा करना पड़ता है, इसीलिए आपको ये नौटंकी करनी पड़ती है कि ब्राह्मण जो है बहुत उत्पीड़ित हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। ये सवाल मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आज जो है ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों में कोई बहुत अच्छे लोग नहीं है, या राजपूतों में कोई अच्छे लोग नहीं हो सकते, या यादवों में कोई अच्छे लोग नहीं हो सकते, या ये आपस में मिल नहीं सकते। ये बिल्कुल मिल सकते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन अपनी जातियों के कुनबों को लेकर के, क्योंकि आपकी जातीय पहचान आपकी ताकत बताएगी और आप अपने साथ में अपनी बिरादरी के कितने लोगों को ला सकते हैं। इसलिए ये एक सिद्धांत हो गया कि भाई अगर राम जी यादव जी हैं, उनकी यादव लग गया है तो उनको केवल यादव समाज के ऊपर बोलना है। अगर आपके पीछे कोई मिश्रा जी लग गया है तो आपको केवल मिश्राओं के बारे में बोलना है कि ब्राह्मण कितना उत्पीड़ित है, आप और चीज में नहीं बोल सकते। तो ये एक खतरनाक परिस्थिति हो गई। बाबा साहब इस चीज को जानते थे कि भाई ये मनुस्मृति वो दहन करें। इससे पहले कि ये बात अगर एक ब्राह्मण कह रहा है तो एक बड़ी बात है कि वो धर्म ग्रंथों को रिजेक्ट कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई आज के दौर में भी ऐसे राहुल सांकृत्यायनों की जरूरत है, ऐसे जो बाबा साहब के साथ में थे, भदंत आनंद कौशल्यायन थे, उनकी जरूरत है। ऐसे लोग जो इस चीज को बोल सकें, इस चीज को कह सकें, क्योंकि जाति उन्मूलन का जो प्रोजेक्ट है या सिद्धांत है वो केवल दलितों के लिए तो नहीं है, या उसकी केवल जिम्मेवारी दलितों की तो नहीं है अकेले, उसकी जिम्मेवारी सबकी है। जो भी सभ्य समाज को चाहते हैं, जो भी एक मानववादी विकल्प दुनिया को देना चाहते हैं, वो तो उसमें सभी लोगों को इसमें आगे आना पड़ेगा। इसमें सभी लोगों को कहना पड़ेगा कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, वर्णाश्रम धर्म है, जिसको हम हिंदू धर्म कह रहे हैं, वो वर्णाश्रम धर्म है। वो जाति और वो उसके आधार पे है, जिसके एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। हर जाति अपने को बता रही है। मैं इस चीज को इसलिए ला रहा हूं, जो अपने अंतर्विरोध की बात की, कई बार हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप उसके भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि वो इन चीजों पे ध्यान नहीं देती है। जैसे हमने कहा कि भाई हम तो पदयात्राएं करे हैं यूपी के अंदर, हर गांव में, बहुत जगह, हर कोने में, और हमने देखा है कि किस तरह से जो है जो बहिष्कृत समाज अपने को हैं, वहां पर भी अंतर्विरोध है। तो वो अंतर्विरोध को क्यों नहीं खत्म करने के प्रयास हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सब लोग जो है एक तनातन दुश्मन तैयार करके उसी पे वार करने के आदी हैं। और जो दुश्मन हमारे अंदर बैठा हुआ है, विचार से, सिद्धांत से, परंपराओं से, उसको खत्म करने के प्रयास नहीं हो रहे हैं। तो ये सबको आसान भी लगता है, क्योंकि अगर मैंने एक तोप चला दी कि भाई किसी को गाली गलौज कर दिया तो वो जल्दी मीडिया अटेंशन ग्रैब करता है। क्योंकि बाकी अंतर्विरोधों को समाप्त करने के लिए तो आपको समाजों के अंदर रह के काम करना पड़ेगा, और समाज के अंदर पर रह के काम करना बहुत कठिन काम है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप दिल्ली में रह के, बंबई में रह के, शहरों की बड़ी राजधानियों में रहकर आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं कि भाई पूरे प्रदेश में दलितों की स्थिति कैसे है, पूरे गांव में सामंतशाही है। लेकिन जब आप एक्चुअल में ग्राउंड में होते हैं, उन समाजों के बीच में, उन अंतर्विरोधों पे काम करते हुए, तो ये एक बहुत बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपके अलग थलग पड़ने की संभावनाएं भी होती है अगर काम नहीं कर रहे हैं तो इसलिए जो है आज के दिन की एक विशेषता और भी है, वो इसलिए मैं याद कराना चाहता हूं। आज जो है 1968 में किलिवेन्नमनी एक गांव था तंजौर जिले में, तमिलनाडु के अंदर। वहां पर 44 दलित मजदूरों की, दलित मजदूर, बच्चे, स्त्री, सबको आप लगा लें, उनकी हत्या की गई थी। ये लैंड का स्ट्रगल था, और इसमें हत्या करने वाले थे गोपाल कृष्ण नायडू। जो भी, अब नायडू चाहे वो आप उनको किसी भी समाज में रख लें, उत्तर भारत में इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को। तो वो हत्यारे बच गए। 1968 की बात है, जब अन्नादुराई वहां के मुख्यमंत्री थे, पेरियार जिंदा थे, लेकिन ये लोग कुछ खास दलितों के लिए कर नहीं पाए। तो ये भी कई बार बात होती है कि जब हम बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं तो वो सवाल भी छूट जाते हैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। जैसे द्रविडियन आइडेंटिटी का सवाल आता है, या बहुजन आइडेंटिटी का सवाल भी हम खड़ा करते हैं। तो जब बहुजन तो हम सब करते हैं, 95% बहुजन है, लेकिन वही बहुजन बहुत बड़ी बात होगी कि अगर सब लोग आपस में अपनी जातियां खत्म कर दे, मिलें, एक साथ शादियां हो, और लेकिन हम बाकी सब प्लेटफॉर्म में मिल सकते हैं। हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म में सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई हैं, दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण सब एक हैं, लेकिन गांव की चौखट में एक नहीं है। हम शादी और ब्याह में एक नहीं है, मुंडन कराते हुए एक नहीं है, क्योंकि वहां हम पूरी परंपराओं के साथ काम करते हैं। तो असली जो ये सवाल आ जाता है कि जैसे मैंने कहा कि
जो है सबसे हाशिए का समाज हम मानते हैं। लेकिन वो मुसहर भी जब आपस हमसे मिलते हैं, हम बात करते हैं, तो मुसहर भी अपने को डोम से बड़ा मानता है, वो मुसहर अपने को चमारों से बड़ा मानते हैं। वो ये चीज है कि आप अगर अंदर कोई बताए नहीं तो पानी पीने को तैयार नहीं होगा। तो इस पे भी मैंने एक बार कहानी लिखी थी। बलिया जिले में एक भूख से मौत का सवाल हुआ था और इसमें एक मुसहर की मौत थी और उनको कुछ लोग जो है खाना देना चाहते थे चमार समाज के। उन्होंने चमारों के घर का खाना नहीं खाया और अंत में उस आदमी की 1 हफ्ते बाद 1.5 हफ्ते बाद मौत हो गई। वो चाहते थे कि भाई ब्राह्मण ठाकुर हमको आके दे तो मैं लेने को तैयार हूं, लेकिन जो दूसरा है तो देने को। तो ये जो एक ग्रेडेड इनइक्वालिटी है जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छे से समझा, बताया, उस पे एक्चुअल में हम लोग राजनीतिक बहस तो करते हैं, लेकिन ये सामाजिक जीवन में हम लोग अभी भी जो है न तो लोकतांत्रिक हैं, न दूसरे को स्पेस देने को तैयार हैं। और गांव में स्थिति और भी मुश्किल इसलिए हो जाती है कि मेरे साथ एक बार हमारे मित्र शूद्र महासभा, आप जानते होंगे, विश्व शूद्र महासभा भी एक थी और उसके मित्र हमारे लखनऊ में। तो एक बार क्या हुआ था कि अयोध्या में एक जो मेरे को एक फोन आया था। अयोध्या से एक 10 किलोमीटर दूर एक गांव है, तारण गांव। तो वहां पर एक जो दलित परिवार के सदस्य थे और उनकी जमीन पर उनको कब्जा नहीं मिल पाया। जब भी मकान बना रहे थे तो तोड़ दे रहा था। तो जो तोड़ने वाले व्यक्ति थे उनके सामने घर के आगे वो किसी कुर्मी का घर था। तो वो कुर्मी समाज के व्यक्ति जो है उनको उनका घर नहीं बनाने दे रहे थे। जितनी बार भी ये बनाते थे वो तोड़ ताड़ कर देते थे। तो उन्होंने मेरे को फोन किया, केस किया, बहुत चला। तो ऐसे ही लखनऊ में मैं था तो हमने कहा, हमारे मित्र थे जो विश्व शूद्र महासभा उन्होंने बनाई थी, चौधरी जी, तो मैंने कहा कि आइए चलते हैं आप। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वहां गए तो उस समय तक उनको उतना अंदाज नहीं हो रहा था कि ऐसी स्थिति आती है, लेकिन गांव में जाके जो है सबने समझ गए, उनकी समझ में आया। तो वो उनकी अपनी बिरादरी के लोग हैं। अब बिरादरी के लोग जो है इस तरह से कर रहे हैं, तब समझा के कि भाई अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो पुलिस एक्शन होगा आप पे। तो ये स्थितियां हैं जब हम कई बार जो है गांव में इस प्रकार के अंतर्विरोध आते हैं और कई बार हमको निर्णय लेने पड़ते हैं। वो कटु भी हो सकते हैं और लेकिन हमको जो है वो समाज को जो है इकट्ठा करने के प्रयास करने चाहिए कि भाई मिल करके लड़े, क्योंकि हम अपने पड़ोसी को तो बदल नहीं सकते। आफ्टर ऑल हमको वहां साथ रहना पड़ेगा और ये बात डालनी पड़ेगी कि जब तक हम स्थानीय अंतर विरोधों पे काम नहीं करेंगे एक मिल करके, और ये भी नहीं बोलना है कि कोई समाज के बिल्कुल हम विरोधी है, दुश्मन है, इससे काम नहीं चलने वाला है। ये 50 साल हमने बहुत देख लिया कि गाली गलौज का लैंग्वेज से, लेकिन काम करने की जरूरत है। और जब लोगों के बीच में गैप होता है, जैसे अभी उत्तराखंड में वो आया एक महिला, भोजन माता महिला, अब ये उत्तराखंड में नहीं है, देश भर में है कि भाई दलित भोजन माताओं का खाना जो है वो गैर दलित खा नहीं रहे हैं। इसमें पिछड़ी जाति के भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि वो केवल सवर्णों के बच्चे वैसा कर रहे हैं। ये तो ऐसा भयंकर असमानता का वो है, मनुस्मृति का जो इंजेक्शन इतना ज्यादा लगा हुआ है और इस पे काम करने की जरूरत है, गरियाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जगह नहीं है, ये हर जगह है। और अभी ऐसा नहीं है कि अचानक वो खबरें जो आ रही हैं बस आ जाती हैं, खबरों को बाद भी जो है, तो इन पे हमको काम करने की जरूरत है। अब लोगों में कई बार अज्ञानताएं होती हैं, कई बार वहां पहुंचा नहीं है समाज का वो, कई बार जो है वो एक राजनीतिक भी होता है खेल, क्योंकि नौकरियों का सवाल हो गया और नौकरी चाहिए तो अब हर एक आप समझ ही रहे हैं कि क्या वो 3,000 रुपए की नौकरी के लिए आज आप अप्लाई करने के लिए बोल देंगे कि सफाई कर्मचारी के लिए, तो जो एक जमाने में सफाई कर्मचारी में कोई आने को तैयार नहीं था, आज उसमें ब्राह्मण भी और ठाकुर भी अप्लाई करने को तैयार हैं, यादव और कुर्मी भी अप्लाई करने को तैयार हैं सफाई कर्मचारी की पोजीशन में। तो ये इसका मतलब ये है कि आर्थिक स्थितियां ऐसी हो चुकी हैं जिसमें आदमी जा रहा है और कई बार जो है वो जातीय जो हमारा जो अंतर्द्वंद है उसके पीछे कुछ राजनीतिक और कुछ आर्थिक कारण भी हैं जो बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि मनुस्मृति को और तरीके से एक्सप्लेन करने के प्रयास हो रहे हैं कि बहुत साइंटिफिक है, बहुत बढ़िया है, और उसके जरिए जो है जब तक ये सत्ता में, और ये कोशिश पूरी जो हो रही है, जो हरिद्वार में आपने पूरा गाली गलौज सुना, ये हरिद्वार का गाली गलौज उत्तराखंड के लिए नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के लिए है। ये उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए है कि जब जब दलित पिछड़े अपने अधिकार मांगेंगे तो ये प्रकार के ज्ञानी पुरुष बैठ करके गाली गलौज करेंगे। गाली का निशाना मुसलमान होगा, लेकिन असली निशाना जो है वो दलित पसमानदा पिछड़ी जाति के लोग हैं। भारत का संविधान जैसे जैसे मजबूत होगा, मनुस्मृति वालों को वैसे वैसे अपने नए नए तिकड़में करनी पड़ेंगी, और वो लगातार कर रहे हैं, तिकड़म में वो माहिर हैं, तो इसलिए वो करेंगे भी इसको लगातार। और मैं यही कह सकता हूं कि इसमें कभी जो है जो हम
बाकी लोग हैं जो उसको उस पर काम करने की जरूरत है। केवल शहरों में जुमलेबाजी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि समुदायों को नजदीक लाने की जरूरत है सबको, और कोई भी किसी को पृथक करने की जरूरत नहीं है। तो ये आज के उसमें है। और जैसे बाबा साहब का मैंने बताया कि वो दौर से हमको आज कंपेयर करना पड़ेगा कि आज राजनीति में किन लोगों की जरूरत हमको महसूस हो रही है और कैसे लोगों को लोग प्रमोट कर रहे हैं। ये बहुत आवश्यक सवाल है। जी धन्यवाद विद्या भाई। निश्चित रूप से हमको बहुत सारे आयामों में देखने की जरूरत है इस पूरे पर्सपेक्टिव को, और लड़ाई के जितने भी तरीके हैं, खास तौर से जो आपने कहा कि राजनीतिक तौर पर तो हम बहुत प्रखर होकर बातचीत करते हैं, लेकिन जैसे ही सामाजिक मामला आता है वैसे ही पीछे हटने लगते हैं। और मैंने गांव के लोग को लेकर एक बार ऐसा किया कि एक गांव में गया मैं वहां, तो सबसे पहले मैं दलितों की बस्ती में गया, तो अहीर बिरादरी के लोगों ने हमसे संपर्क रखना छोड़ दिया। तो मैं इस बारे में ये सोच कर गया था कि गांव के लोगों की समस्याएं गांव के लोगों की तरह उठाई जाएगी, लेकिन पता लगा कि वहां जातिवाद तो हमारे आगे आगे चल रहा है और उससे लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर मैं यादवों के यहाँ जाता तो शायद दलितों का विश्वास नहीं अर्जित कर पाता, और दलितों के यहाँ जाने का मतलब यह था कि उनको लगा कि ये आदमी ठीक नहीं है, हमारे लिए नहीं है। तो इस तरीके से हमको लगता है कि गांव में अभी बहुत सारे ऐसे बैरियर्स हैं जिनको तोड़ देने की जरूरत है, और उसको तोड़ा भी जा रहा है। लड़ाई निश्चित रूप से बहुत सघन चल रही है। हमारा जो लोकतांत्रिक खेमा है, जो लिखकर, पढ़कर, बोलकर अपनी बातें कह रहा है, लोगों को कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, वह भी एक महत्वपूर्ण पहलकदमी है। यह अलग बात है कि उसके पास संस्थागत साधन बहुत कम है, बहुत स्वतःस्फूर्त तरीके से ही वो अपनी बात कह पा रहा है। हमारे बीच डॉक्टर एन सिंह जी, जो कि प्रख्यात कवि और आलोचक हैं हिंदी भाषा के और संपादक हैं, वे जुड़ गए हैं। बस यह है कि उन्होंने एक बल्ब नहीं जलाया है, इसलिए रोशनी थोड़ी कम है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे एक बल्ब जलाएं और इस बात की तरफ कि साहित्य में इसको लेकर मनुवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई चली है, और दलित साहित्य का तो विस्तार ही इस बात में से हुआ है कि वह किसी मनुवाद को नकारता है, वह वर्णाश्रम धर्म को नकारता है, वह जातिवाद को नकारता है, और वह किसी भी तरीके के भेदभाव को नकारता है। और उसमें शुरू के दौर से ही अगर कहा जाए कि जब सक्रिय रूप से हम हिंदी में दलित साहित्य की एक उपस्थिति देखते हैं, उस समय डॉक्टर एन सिंह एक महत्वपूर्ण नाम के तौर पर आए और उन्होंने बहुत काम किया। मैं उनसे कहूंगा कि वे बताएं इस बात को कि साहित्य में क्या हो रहा है और कौन से अंतर्विरोध साहित्य में भी आ गए हैं जो मनुवाद की वापसी को लेकर भी काम कर रहे हैं अनजाने में। मसलन उपजाति का जो विमर्श है, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी 100 यात्रा और ऐसी तमाम सारी चीजें जो जातीय अंतर्विरोधों को बहुत तीखे कर देते हैं और बुनियादी चीजें जो है बहुत पीछे छूट जाती हैं। डॉक्टर एन सिंह। आदरणीय रामजी यादव जी, इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं और आपका आभारी हूं कि आज मुझे विद्याभूषण जी को सुनने का अवसर मिला, शिव शंकर जी को सुनने का अवसर मिला। ये अवसर इन पिछले 1-2 वर्षों में निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा इन 2 सालों के बाद इस तरह से जुड़कर आप लोगों की बातचीत सुनकर। हम लोग हिंदी दलित साहित्य पर तो काम करते ही रहे थे कि भाई हम लोग इस तरह का काम करें, लेकिन जब ये बात शायद 90 के आसपास की रही होगी, जब मेरी एक सहयोगी, महिला सहयोगी मैडम पांडे ने मुझे अपने पिताजी की मनुस्मृति चुरा कर दी। वो पिथौरागढ़ की रहने वाली थी, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ की रहने वाली थी, और वो उस समय 104 या 100 इससे भी ज्यादा पुरानी मनुस्मृति थी, जिसे आज की अगर हम गीता प्रेस की छपी हुई मनुस्मृति या और इधर उधर से छपी हुई मनुस्मृति को पढ़ें तो उसकी जो भाषा है वो बहुत माइल्ड हो गई है, बहुत ऐसी भाषा हो गई है जो मतलब लगता है कि पढ़ के अच्छी लगती है। उसमें जो गालियां हैं वो बड़ी छुपा छुपोसी के दी गई हैं, सुगर कोटेड जिसे आप लोग कहते हैं, उस तरह की भाषा है। लेकिन वो जो 104 साल पुरानी उस समय मनुस्मृति थी, तो आज उस समय 104 साल, आज वो समझ लो 150 के आसपास साल पुरानी मनुस्मृति मतलब मूल रूप में थी। और उसमें वो जो गालियां थी वो ठीक उसी तरह की गालियां थी जिस तरह समाज में दी जाती हैं।
तो मैंने मूल रूप से उस मनुस्मृति को पढ़ा और वो मेरठ के किसी यंत्रालय की छपी हुई मनुस्मृति थी। तो मैं आपको सच बताऊं रामजी यादव जी कि उस समय कम से कम कई महीने तक मेरी ये स्थिति रही उसे पढ़ने के बाद कि अगर मेरे आसपास कोई उसका सृजन करता बैठा हो तो मैं उसके पेट में चाकू मार, इस माने स्थिति से मैं गुजरा 6 महीने तक, जब तक कि मैंने उस पर 15-20 पेज का एक लेख नहीं लिखा। और वो लेख लिखने के बाद मेरा वो मन शांत हुआ और तब जाकर मैं इस स्थिति में आया कि यार ये किताब कितनी खतरनाक किताब है और बाबा साहब ने इसे जलाने का जो क्रम था वो क्यों किया था। उन्हें लग रहा था कि ये तो पूरे समाज को तबाह कर देगी और इस बिरादरी को। इसका असर मैंने देखा कि मेरी जो बड़ी बेटी थी, मैं उसकी शादी के लिए बड़ा भारी परेशान था। तो जब मैं वो एक लड़का देखने गया और सब बात तय हो गई कि यहाँ शादी होगी, तो उसके बावजूद भी जो उसके ससुर थे मेरी बेटी के, उसने कहा कि यदि आप जाटव बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं तो आप चले जाएं, क्योंकि हम केवल अपनी बिरादरी में ही शादी करेंगे। मैंने उसे फिर बताया कि हम चमार बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, तो वो सारा मामला ठीक हुआ और शादी हुई। इसी तरह से एक और लड़का था, उस लड़की के लिए मैंने देखा कि वो दिल्ली में कहीं नौकरी करता था लड़का, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में वो लड़का काम करता था। सारी बात तय होगी, लेने देने की जो हुआ करती है वो सारी बात होती है, लेकिन उसे जैसे ही पता चला कि मैंने अंतरजातीय विवाह किया तो उसने मना कर दिया। तो ये सारा का सारा मनुवादी जो मामला था, जो मैंने उसमें किताब में पढ़ा था, वो मैंने अपने जीवन में भी भोगा और एक समय तक मैंने अपने आप को बहिष्कृत भी पाया, क्योंकि अंतरजातीय विवाह कर लिया था तो अपनी बिरादरी में पूरी तरह से अपने आप को बहिष्कृत भी पाया। इस मनुवाद के खिलाफ मैं बराबर लड़ता रहा, साहित्य में भी और सामाजिक धरातल पर भी बराबर लड़ता रहा। जब ये बात ओम प्रकाश वाल्मीकि ने यहाँ पर सारी की सारी स्थितियां वो आ गई कि साहित्य को उसने 2 हिस्सों में बांट दिया कि जो दलित समाज है उसमें दलित का मतलब है चमार और जाटव, और जो पिछड़ा है उसमें यादव, तो बाकी शेष जो उसके हिस्से हैं उन्हें तो उनका हिस्सा मिल ही नहीं रहा है। ये जो पूरा का पूरा विमर्श था, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, सूरजपाल चौहान ने ये लाके धरातल पर खड़ा कर दिया। इसके खिलाफ मैं बराबर लड़ता रहा कि भाई अगर ये दरारें हैं भी, हम लोगों के बीच में अगर इस तरह की कोई दरार है भी, तो हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि बाहर वो दरार दिखाई ना दे और उसे हम भरने की कोशिश करें। इस सिलसिले में मुझे बहुत अच्छा लगा, मुक्ति पर्व नाम का एक उपन्यास है मोहनदास नेमिस राय भी हमारे उसी दौर के अच्छे साथी हैं। जब हम लोग इनिशियली काम इस पे शुरू कर रहे थे, हालांकि वो तो हो सकता है ओम प्रकाश वाल्मीकि मुझसे पहले से लिख रहे हों, मोहनदास नेमिस राय भी हो सकता है उससे पहले से लिख रहे हों, लेकिन मुक्ति पर्व नाम का वो एक उपन्यास है। उस उपन्यास में उनका एक पात्र है जो एक भंगी बच्चे को अपने घर लाता है, खाना खिलाता है और उसे स्कूल में भर्ती करवाकर उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करता है। यह है जो समाज को जोड़ने की बात है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो कला आपके पास, बहुत अच्छी कला है, जो मतलब बहुत अच्छी कहानियां आपने लिखी हैं ओम प्रकाश जी, ये जो कलाबाजी है ये समाज को जोड़ने के लिए होनी चाहिए, समाज को तोड़ने के लिए नहीं। तो आज जो दलित साहित्य में ये सारी की सारी स्थितियां हम देख रहे हैं, मतलब हम भी कहते हैं, आप भी ये बात कहते हैं कि हम इसे अगर जोड़ना चाहते हैं तो इसे बहुजन साहित्य कहें। बहुजन के नाम पर ही हम इन सारी जातियों को और सारे इस विमर्श को जोड़कर हम एक स्थिति पैदा कर सकते हैं। लेकिन दलित अपने आप में भी एक बड़ा वाइड सा नाम है, इस पर एक सहमति है, सब लोग इसे मानते भी हैं। तो कुल मिलाकर इस साहित्य पर, दलित साहित्य के रूप में ही हमें उस पर आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वो जो ताकतें इसे तोड़ने की, समाज को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई हैं, उनके साथ हमें लड़ना ही है, चाहे वो हरिद्वार में बैठी हो, चाहे वो पिथौरागढ़ के या चंपावत जैसी जगह में जहाँ भोजन माता वाला वो मामला हुआ उस रूप में वो मौजूद हो, या हमारे घर में मौजूद हो। हम बराबर कोशिश कर लें अपने घर में भी, तो जो पूजा पाठ है, जो इस तरह का दान दक्षिणा देना है, उसे नहीं रोक पा रहे हैं हम लोग, अपने घरों में नहीं रोक पा रहे हैं। तो
हमारे सामने ये बराबर सवाल उठता है कि जो आदमी अपने घर में नहीं सुधार कर पा रहा है वो समाज को क्या सुधारेगा। तो इस बड़े अंतर विरोध से दलित साहित्य भी जूझ रहा है और दलित लेखक भी जूझ रहा है, क्योंकि जब ओम प्रकाश वाल्मीकि का दाह संस्कार होता है वो पूरे विधि विधान के साथ होता है। इस पर बल्कि धर्म अपने जो कमल भारती हैं उन्होंने इस पर बड़ा भारी ऐतराज किया और उन्हें बड़ा बुरा भी लगा कि जब मैं गया तो वो देखा कि पूरा विधि विधान के साथ वो संस्कार हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आज दलित साहित्य भी इससे जूझ रहा है और दलित लेखक भी इससे जूझ रहा है। पहले हमें अपने भीतर लड़ना है उस मनुवाद से, तब जाकर हम समाज में उसके साथ लड़ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद डॉक्टर साहब। यह माना जाता है कि मनुवाद जो है जिसके एक बहुत बड़ा सिरा जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रूपों में स्त्रियों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा और हम सारे लोगों के घरों में यह बात है कि स्त्रियां धार्मिकता के आवरण में इस तरीके से लिपटी हुई हैं कि हर चीज एक ऐसा रिचुअल बन जाता है जो हमको ताउम्र अपने लपेटे में लिए रहता है और हम बातें तो करते रहते हैं, उससे मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन स्त्रियों का एक ऐसा भी हिस्सा है जिन्होंने इन तमाम सारी चीजों से न केवल संघर्ष किया बल्कि उन्होंने एक नई परिपाटी की भी कोशिश की। मैं एक बार फिर से और कार्यक्रम को लगभग अपने पूर्ण विराम की तरफ जाते हुए डॉक्टर लता प्रतिभा मधुकर की तरफ आना चाहता हूं कि उन्होंने आदिवासियों के बीच और दलितों के बीच और पिछड़ों के बीच उन स्त्रियों के बीच लगातार काम किया है जो समाज में कुछ करना चाहती हैं, जो मनुवाद से मुक्त होना चाहती हैं, जो पूंजीवादी शोषण से मुक्त होना चाहती हैं। इस विषय में उनके क्या अनुभव रहे हैं, किस तरीके से स्त्रियों ने कन्फ्रंट किया इस मोर्चे पर, उनको क्या माने कौन सी जब वो एक नई संस्कृति का निर्माण करना शुरू करती हैं, जब जो पोंगा पंथ और मनुवाद के खिलाफ एक नई धारा का विकास करता है, तो क्या अनुभव उनके हैं और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी। डॉक्टर लता। मैं जब सुन रही थी तीनों भी बहुत महत्वपूर्ण आज देश के एक ऐसे विचारकों को, और आपने जिस तरीके से इस विषय को रखा, मुझे लग रहा है कि आप तीनों के भी इसमें आपने स्त्रियों का उल्लेख तो किया, लेकिन बात यह है कि ये सारी स्मृति हो या सारी परंपराएं हो या सारी चीजों को वहन करने के लिए की जिम्मेवारी हो, ये सारा जोखड़ हो वो स्त्रियों के ऊपर ही डाला गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि जातियां कहाँ से जन्म होती है, तो स्त्रियों के योनि से होती है, क्योंकि उसके ऊपर का अधिकार, उसकी मालकियत, जिसको नारीवाद के सिद्धांत में मालकी का सिद्धांत सीमांदो गोवा ने अलग कहा होगा, एंगेल्स ने अलग कहा होगा रक्त संबंधों के बारे में, लेकिन फुले अंबेडकर जिस तरीके का सिद्धांत रखते हैं वो सिद्धांत जातियों के तहत रखते हैं और उसमें सबसे ज्यादा शोषित है स्त्री, और उसके ऊपर जिसकी मालकियत होगी वो उसके जाति का मालिक, उसके कारण उस स्त्री की जात बनती है। इसलिए स्त्रियों का जब विवाह होता है तो ये होता है कि निचले जाति की स्त्री ऊपर की जाति में चल सकती है, लेकिन ऊपर के जाति की स्त्री अगर निचले जाति में आई तो निचले जाति के पुरुष को तुरंत मार देना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत बड़ा साहस और बहुत बड़ा दुस्साहस कर दिया, क्योंकि उसने ऊपर के जाति की स्त्री के साथ संबंध जोड़ने की कोशिश की। हमें सबको पता, जैसे कि मैं यानी मैं 1975 से इमरजेंसी के बाद आंदोलनों में जुड़ी। 1978 में मैं समाजवादी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी में जुड़ी और उसी समय दलित बहुजन आंदोलन और स्त्रियों का आंदोलन, इसमें भी मैं बहुत सक्रिय रही। उस समय जो आसोली हत्याकांड हुआ था, उस समय जब धाकली में गवई बंधु की आंखें तो फोड़ी गई थी, ऐसे समय पे बहुत सारे साथी अपने अपने तबके में से अपनी जातियां तोड़ के, किसी ने जनेऊ छोड़ के, और मेरी जैसी जो लड़कियां किसानों के घर में पैदा हुई या शूद्र जातियों में पैदा हुई, वो बाहर निकली और उन्होंने जाति तोड़ने का संकल्प किया और हमने बहुत सारे लोगों ने अंतरजातीय विवाह किए। आज मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में इस तरीके से है, जातिगत विवाह करने के बाद उन महिलाओं को
बहुत, अगर मैंने अभी ऊंची जाति में शादी की है तो मुझे बहुत सहना पड़ा, लेकिन मैंने देखा कि मेरा घर परिष्कृत हुआ। अंतरजातीय शादी करने के बाद मेरे जाति और जमात के लोगों ने पहले बहिष्कृत किया होगा, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी लड़कियों के लिए मैं एक मिसाल बन गई। और ऐसे बहुत सारे आज के आगे की जनरेशन में मेरे घर में मैं बताऊं कि कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, इस तरीके से कि पूरे के पूरे बच्चे सभी जातियों में और सभी धर्मों में शादियां कर सकते हैं। इस तरीके की का पहना नजरिया बना, और ये बन सकता है और ये कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, आपको कभी कभी घर छोड़ना पड़ता है, दहलीज लांघनी पड़ती है, अन्याय के खिलाफ बोलना पड़ता है। तो आपने जो कहा उस तरीके के संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जिन महिलाओं ने ये किया उनके, फिर वो कोई मुस्लिम महिलाएं हों जिन्होंने हिंदुओं से शादी की, दलितों से शादी की। अब जब मेरी बेटी मेरी बेटी की तो जात ही नहीं है क्योंकि अंतरजातीय जातियों से विवाह से पैदा हुई, जब उसने एक दलित लड़के से शादी की तो उसका भी एक्सटेंशन ऑफ परिवार जो है वो हो गया, और किसी ने भी कभी भी विरोध नहीं किया। और ना ही, और उसके शादी की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सबके लिए मिसाल बन सकती है कि उसी समय उसको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला था, वो लेखिका है, उसका अवार्ड भी बाबा साहेब आम्बेडकर, फुले जी, तथागत गौतम बुद्ध प्रतिमा के साथ उनके ससुर ने, मेरे समधी ने, उस अवार्ड को भी बहुत सम्मान से रखा। तो ये बातें हो सकती है, यानी इस तरीके की अच्छी मिसालें हैं, लेकिन वो मिसालें तोड़ने के लिए बहुत काम किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों का कल फोटो व्हाट्सएप पे भी आया, फेसबुक पे भी आया कि वो आरएसएस के चड्डियां पहन के छोटे बच्चे परेड करते हैं। ये हो रहा है कि जो लड़कियां राष्ट्र सेविका समिति में जाती थी उनको, जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात डीएम सिंह जी ने, शूद्र शिवशंकर जी ने और विद्याभूषण जी ने की, वो हम सब में है। और उसको निकालने के लिए हमारी भाषा से लेकर हमारे पूरे पहनावे से लेकर हमारी सारी संस्कृति को लेकर हम एक कल्चरली करेक्ट संस्कृति कैसे हो, हम फुले अंबेडकरी विचारों के कैसे हो, हम सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, रखमाबाई को हम अपनी जीवनी में कैसे उतारे। क्योंकि रमाबाई एक इस तरीके से ब्राह्मण महिला थी जिसने शूद्र जाति के आदमी से शादी की थी, मेधावी जी से, और जब वो वापस आई तो सनातनी लोगों ने उनके ऊपर हमला बोला था, किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया था, ना लोकमान्य तिलक ने किया था, बहुत एक आध दो ब्राह्मण लोग थे जिन्होंने स्वागत करने का धाड़स किया, लेकिन फुले दंपति थी जो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने उनका स्वागत किया और उनको रहने के लिए पुणे में उनका स्वागत करके उनको कहा कि इनको रहने की जगह दी जाए, इसके लिए संघर्ष किया। तो जब ऐसे परिवार होते हैं, ये परिवार जैसे कि मैं मानती हूँ कि आपका परिवार, विद्याभूषण जी का, सिंह जी का, शिवशंकर जी का, ये परिवार हमारा एक्सटेंशन पाप है, परिवार है जो कहीं भी हो पूरे भारत में। अगर इस तरीके के परिवार बने तो हम लोग एक दूसरे के साथ, हाथरस की घटना हो, खैरलान जी की घटना हो, या दिल्ली में एक बालिका के ऊपर पुजारी लोग आकर एक 9 साल की बेटी के ऊपर बलात्कार करते हो, तो मैं तुरंत मीना कोटवाल के साथ खड़ी होना चाहिए। अगर बिंदु अमीमनी एक दलित महिला शबरीमला में जाती है और प्रवेश करती है और मनुस्मृति को ललकारती है, तो परसों बिंदु के ऊपर हमला हुआ, और बिंदु के ऊपर हमला होने के बाद काफी लोग जुड़े ही नहीं। तो ये होना चाहिए कि हमने जुड़ना चाहिए तुरंत, और बिंदु के ऊपर हुए हमले के खिलाफ तुरंत मैंने जो प्रोग्राम किया उसके बाद बाहर आई बातें कि जेड सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट में देने के बावजूद भी, क्योंकि ये दलित महिला थी इसलिए उसको नकार दिया। चूंकि समय कम है, आप कभी भी बुला सकते हो, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए कि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। जो मनुस्मृति को कोई जला सकता है क्या? ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को कोई ललकार सकता है क्या? तो जैसे फुले जी ने गुलामगिरी में लिखा था और उन्होंने सत्यशोधक धर्म की स्थापना की, तो एक उसी खुद को कबीर और फुले और तथागत गौतम बुद्ध का शिष्य मानने वाले बाबा साहब ने हम सब लोगों को मनुस्मृति का दहन करके हमारे हाथों में संविधान सौंपा। और संविधान है जो हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए,
हर एक लोगों का अपने अपने धर्म का ग्रंथ जो है वो अपने अपने घरों में उसका चालन करे, अनुचालन करे, लेकिन संविधान के तहत जो अधिकार है और समता, स्वतंत्रता, बंधुता, जिसको बंधुता कहते हैं उसको मैं हमेशा मैत्र कहती हूँ, क्योंकि केवल बंधु ये शब्द नहीं है, फ्रैटर्निटी में मैत्र की संकल्पना है। मैत्र हो, स्वतंत्रता हो और धर्मनिरपेक्षता हो, इन पांचों मूल्यों को लेकर जो मूल्य पंचशील के आधार पर बाबा साहब ने हमें आगे जाकर दिए, उसमें करुणा है, अहिंसा है, मुदिता है, मैत्र है और विवेक है। तो विज्ञान निष्ठ और विवेक होने के आधार पर जिस तरीके से एक पूरी संरचना हो सकती है, तो मनुवादियों को ललकारना है तो हमारी ताकत जो एक एक तरफ अलग अलग जगह पे बिखरी है, साहित्य में हो, माध्यमों में हो, या हम अनुसंधानों में हो, या साइंटिस्ट होने के नाते हो, सभी जगह से हमें जुटना पड़ेगा। स्त्री, पुरुष, ट्रांसजेंडर, एलजीबीटीक्यू और जितने वंचित तबके हैं सबको, करीबन 82% है हम लोग, अगर हम इकट्ठा आते हैं तो सचमुच इस देश में मनुस्मृति को उल्टा पलटा करके हमारे संविधान को लाने की ताकत रखते हैं, जैसे चिली के लोगों ने करके दिखाया। एक नया नौजवान आज वहां का प्रेसिडेंट बन चुका है, तो क्यों नहीं हमारे देश में इस तरीके की पहल हो। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लता प्रतिभा मधुकर जी, और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लगातार इस विषय पर, इस तरह के तमाम सारे विषयों पर बातचीत और संवाद जारी रखेंगे, और बहुत सारी चीजें व्यवहार में भी हम लोगों को पहलकदमी करने की जरूरत है। और ये तो दिखाई पड़ता है, समझ में आता है कि हम जिस तरीके से सोचते हैं वह सोचना एक प्रतिरोध का परिचायक है, और यह प्रतिरोध चल रहा है। अगर मनुस्मृति को फिर से लाने का या कुत्सित तरीके से संविधान को खतरे में डालने का प्रयास हो रहा है सत्ता द्वारा, तो उसके प्रतिरोध में जो खड़ी ताकतें हैं वे भी बोल रही हैं और वो भी अपना काम कर रही हैं। हम लोग निश्चित रूप से अपनी भूमिकाओं को बड़ा बनाएंगे और व्यावहारिक तौर पर भी चीजें सामने आएंगी। हम इस संवाद को आज यहीं विराम देते हैं, फिर जल्दी ही हम मिलते हैं। नमस्कार सबको, धन्यवाद।